नमस्ते दोस्तों। आज के इस डीप डाइव में हम भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब संविधान के भाग 18 में जो आपातकाल या इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 352 से 360 तक, हम उनका एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हाँ, और ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प और सीरियस टॉपिक है, क्योंकि नॉर्मल दिनों में तो हमारा सिस्टम काफ़ी शांत और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से चलता है। बिल्कुल। पर मैं ये सोच रही थी कि जब देश की एकता, उसकी अखंडता या सॉवरेनिटी पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति के पास अचानक से कौन सी विशेष शक्तियां आ जाती हैं? वही तो। और ये जो 3 तरह के आपातकाल हैं, मतलब राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल, ये ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। और इसका आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये हमारा आज का मेन फोकस रहेगा। इस पूरी इमरजेंसी वाली व्यवस्था को समझने के लिए ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही आम चीज की उपमा आ रही है, हमारा स्मार्टफोन। अच्छा, स्मार्टफोन से कैसे कनेक्ट कर रही हैं आप इसको? देखिए, जब भी फोन में कोई बहुत खतरनाक वायरस आ जाता है या कोई इंपॉर्टेंट ऐप बार बार क्रैश होने लगती है, तो ऐसा लगता है कि बस अब फोन गया, पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम फोन को सेफ मोड में रीस्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, सेफ मोड में डालते ही सारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। वही, नए वॉलपेपर, थर्ड पार्टी ऐप्स सब तुरंत बंद। फोन सिर्फ और सिर्फ उन बेसिक और सबसे जरूरी फंक्शंस पर काम करता है जो सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए चाहिए। तो मेरी समझ से संविधान का आपातकाल भी ठीक इसी सेफ मोड की तरह काम करता है। ये उपमा बहुत ही सटीक है, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त सिस्टम के बेसिक ढांचे को, उसके कोर स्ट्रक्चर को बचाना ही एकमात्र प्राथमिकता होती है। नॉर्मल दिनों में जो पावर का बंटवारा होता है ना, केंद्र और राज्यों के बीच, फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, हाँ, वो फेडरल स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाता है। राज्यों की सरकारें केंद्र के सीधे कंट्रोल में आ जाती हैं। पूरा सिस्टम एक यूनिटरी या एकात्मक ढांचे में ढाल जाता है, ताकि खतरे से बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत निपटा जा सके। राइट। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये आइडिया मुख्य रूप से जर्मनी के संविधान से प्रभावित है, और इसकी घोषणा सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, वो भी कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। बोलिए, क्या सवाल है? अगर हमारा संविधान पहले से ही इतना डिटेल्ड और स्ट्रांग है, तो हमें ये सेफ मोड वाला आइडिया किसी और देश से उधार क्यों लेना पड़ा? मतलब क्या हमारे नॉर्मल कानून इन इमरजेंसी से निपटने के लिए काफी नहीं थे? देखिए, इसका जवाब काफी प्रैक्टिकल है। जो नॉर्मल कानून होते हैं वो शांति के समय और डेली सिचुएशंस के लिए बनाए गए हैं। उनमें हर डिसीजन पर लंबा डिबेट होता है, अदालती प्रोसीजर्स होते हैं, अपील्स होती हैं, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट। बिल्कुल। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये सब बहुत जरूरी भी है। बट सोचिए, जब किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ गया हो या बॉर्डर पर कोई मैसिव अटैक हो जाए, तब आपके पास महीनों या हफ्तों का टाइम नहीं होता। तब फैसले घंटों और मिनटों में लेने होते हैं। हाँ, वहां पर आप लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। वही तो। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, जो नॉर्मल दिनों में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है, वो अचानक से एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकता है ऐसे सिचुएशन में। ओह, समझ गई। मतलब जब घर में आग लगी हो तो आंगन में बैठकर पंचायत नहीं बुलाई जाती कि पानी कहाँ से लाना है। बस किसी एक इंसान को आग बुझाने की सारी पावर और जिम्मेवारी दे दी जाती है। सही पकड़ा आपने। और इसी क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए ये तेज और फोकस्ड मॉडल अपनाया गया, ताकि पूरे देश की ताकत एक ही जगह फोकस हो सके। पर यहाँ एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस भी है। वो कैसा? राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अचानक सुबह उठ के आपातकाल नहीं लगा सकते। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी किसी एक इंसान की मनमानी रोकने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुशंसा यानी रिटन रिकमेंडेशन की शर्त रखी गई है। जब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लिखित में सलाह देगी, तभी ये हो सकता है। सबसे बड़ा रूप, यानी जो पूरे देश में लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। हाँ, आर्टिकल 352। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसको लगाने के सिर्फ 3 स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। वेट, युद्ध और बाह्य आक्रमण में एग्जैक्टली क्या फर्क है? दोनों में ही तो बाहर से हमला हो रहा है ना? देखिए, युद्ध या वॉर का मतलब है जब ऑफिशियली फॉर्मली किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा हो चुकी हो, और बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन तब होता है जब किसी देश ने बिना फॉर्मल डिक्लेरेशन के हमला कर दिया हो। अच्छा, मतलब डिक्लेरेशन का मेन डिफरेंस है। और ये तीसरा ग्राउंड, सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब है जब देश के अंदर ही इंटरनल लोग हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं,
आर्म्ड रिबेलियन। समझ आई बात। पर जब इसकी घोषणा होती है तो आगे क्या प्रोसेस होता है? मैंने पढ़ा था कि इसमें संसद का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल। आपातकाल लगने के 30 दिन के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों से, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना कंपलसरी होता है। सिर्फ 30 दिन? ये तो काफी टाइट डेडलाइन है। एक तरह से पूरे देश पर एक लीगल लॉकडाउन जैसा ही तो है, इसलिए इसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल। 30 दिन की लिमिट्स जानबूझकर इतनी कम रखी गई है ताकि तुरंत रिव्यू हो सके, और एक बार पास होने पर यह 6 महीने तक चलता है। फिर वापस पास कराइए, ऐसे करके इसे अनिश्चित काल यानी इंडेफिनिटली बढ़ाया जा सकता है। पर एक टेक्निकल सवाल, मान लीजिए अचानक हमला हुआ, इमरजेंसी लगानी पड़ी, पर उस वक्त लोकसभा चली नहीं रही हो या फिर लोकसभा भंग हो चुकी हो इलेक्शंस के लिए, तब 30 दिन में पास कैसे होगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल डाउट है। संविधान बनाने वालों ने इसका भी इंतजाम किया था। ऐसी स्थिति में इसे सिर्फ राज्यसभा से पास कराना होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ओह राइट, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। पर लोकसभा का क्या? नियम यह है कि जब नई लोकसभा बनेगी और उसकी पहली बैठक होगी, तो वहां से 30 दिन के अंदर इसका पास होना जरूरी है। अगर नई लोकसभा इसको रिजेक्ट कर दे तो इमरजेंसी तुरंत खत्म हो जाएगी। वाओ, ये एक्चुअली डेमोक्रेसी को बचाकर रखने का मस्त तरीका है। अब अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहली बार 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम, जो सबसे पहले नेफा मतलब आज के अरुणाचल प्रदेश में लगी थी। सही कहा। और दूसरी बार 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम। हाँ, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स तो पूरी तरह से लॉजिकल लगते हैं। बॉर्डर पर आर्मी लड़ रही थी, क्लियर एक्सटर्नल थ्रेट था। पर जो तीसरी बार 1975 में इमरजेंसी लगी, उसका बेसिस था इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति। क्या ये वर्ड कानूनी रूप से बहुत वेग और डेंजरस नहीं था? देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल सोर्सेज और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस को देखें तो 1962 और 1971 प्योर ज्योग्राफिकल और मिलिट्री थ्रेट्स थे। आप उनको क्लियरली देख सकते थे। पर 1975 वाला जो ग्राउंड था, आंतरिक अशांति, ये वर्ड अपने आप में ही इतना ब्रॉड था कि इसका कोई क्लियर कानूनी दायरा नहीं था। वही तो, क्योंकि आंतरिक अशांति तो किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या नेशनल स्ट्राइक को भी कहा जा सकता है ना। इसमें मैनिपुलेशन की कितनी गुंजाइश है? एग्जैक्टली। और यही वजह है कि बाद में जब 44th अमेंडमेंट आया तो इस आंतरिक अशांति वर्ड को संविधान से हटा दिया गया। उसकी जगह वही टर्म डाला गया जो मैंने पहले बताया, सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन। यानी अब जब तक लोग हथियार उठाकर विद्रोह न करें, तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बेसिस पर नहीं। बिल्कुल। ये सिस्टम के एक बहुत बड़े लूप होल को परमानेंटली बंद करने जैसा था। ये एक बड़ा रिलीफ है। पर जब नेशनल लेवल पर ऐसी इमरजेंसी लगती है तो सबसे डरावना सवाल ये आता है कि हमारे यानी आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, जो आज़ादी हमें जन्म से मिली है। आपातकाल का सबसे सीधा और गहरा असर इन्हीं फंडामेंटल राइट्स पर पड़ता है। संविधान के आर्टिकल 358 और 359 इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। और हाँ, ये डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सेंसिटिव फेज जरूर होता है। सेंसिटिव क्या? ये तो पढ़ने में ही काफी डरावना लगता है कि संकट के समय सिटीजन्स पूरी तरह से सरकार के रहमो करम पर होते हैं। जैसे आर्टिकल 358 कहता है कि इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, उसके लिए अलग से कोई ऑर्डर नहीं निकालना पड़ता। हाँ, आर्टिकल 358 पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जैसे ही वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी लगी, आपकी बोलने की आज़ादी, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, पूरे देश में फ्री घूमने की आज़ादी, ये सब अपने आप रुक जाती हैं। पर सिर्फ आर्टिकल 19 को ही ऑटोमेटिक क्यों रखा गया, बाकी राइट्स क्यों नहीं? इसका लॉजिक बहुत क्लियर है। सोचिए, जब देश की आर्मी बॉर्डर पर लड़ने जा रही है तो स्टेट ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि लोग सड़कों पर मैसिव रैलीज निकाल रहे हों या सेंसिटिव मिलिट्री जोन्स के आसपास आज़ादी से घूम रहे हों जिससे इन्फॉर्मेशन लीक हो। हाँ, देश बचा रहे हैं तो सबको उस एक डायरेक्शन में सपोर्ट करना पड़ेगा। सही बात है। सरकार को रिसोर्सेज और लॉ एंड ऑर्डर पर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए होता है ताकि वो वॉर पर कंप्लीटली फोकस कर सके। इसलिए आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली पिक्चर से हट जाता है। चलिए, ये लॉजिक तो मैं समझ गई कि घर बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी पर्सनल फ्रीडम को साइड में रखना पड़ता है। पर आर्टिकल 359 का क्या? उसमें तो राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो और भी फंडामेंटल राइट्स छीन सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 359 ऑटोमेटिक नहीं है।
इसमें राष्ट्रपति को सिचुएशन की सिवियरिटी देखकर तय करना होता है कि और कौन से राइट सस्पेंड करने हैं, और इसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकलता है। पर यहाँ एक कैच है, एक सबसे बड़ा शील्ड। वो क्या है? आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों को किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओह हाँ, आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 20 जो कन्विक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि स्टेट कितनी भी बड़े क्राइसिस में क्यों ना हो, वो प्रॉपर लीगल प्रोसेस के बिना किसी भी सिटीजन की जान नहीं ले सकता। बिना वैलिड वजह के किसी को जेल में डालकर पनिश नहीं किया जा सकता। फ्यू, तो अगर मैं फिर से अपने स्मार्टफोन वाले एग्जाम्पल पर जाऊं, तो सिस्टम बचाने के लिए आप कुछ ऐप्स को फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की उस कोर फाइल को डिलीट नहीं कर सकते जो फोन को फोन बनाती है। जीने का अधिकार वही कोर फाइल है। बहुत खूब, बड़े आसानी से समझा दिया आपने। शुक्रिया। तो अभी तक हमने पूरे देश पर आए खतरे की बात की, पर क्या हो अगर ये संकट देश पर नहीं बल्कि सिर्फ किसी एक राज्य या स्टेट की गवर्नमेंट पर आ जाए? तब आता है पिक्चर में आर्टिकल 356, जिसको हम पॉपुलरली प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हाँ, और अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और डिस्कस होने वाले प्रोविजंस में से एक है। बिल्कुल, ये सिर्फ स्टेट्स में लगता है, और इसका ग्राउंड ये होता है कि उस स्टेट का जो संवैधानिक तंत्र है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वो फेल हो गई है, जो जनरली वहाँ के गवर्नर की रिपोर्ट से पता चलता है। इसमें सीएम को बर्खास्त कर दिया जाता है और कंट्रोल सीधे केंद्र के पास आ जाता है। मैं इसको एक बड़ी कंपनी के ब्रांच मैनेजर के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ब्रांच मैनेजर, अच्छा, जरा डिटेल में बताइए। देखिए, मान लीजिए कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है और किसी स्टेट में उनकी एक लोकल ब्रांच है। वहां का ब्रांच मैनेजर यानी चीफ मिनिस्टर अचानक से कंपनी के रूल्स फॉलो करना बंद कर दें, या ऐसी हालत हो जाए कि कोई नया मैनेजर अपॉइंट ही ना हो पा रहा हो। हाँ, डेडलॉक आ गया हो भाई। तो ऐसे में हेड ऑफिस यानी हमारी पार्लियामेंट तुरंत उस ब्रांच मैनेजर को फायर कर देती है, और ब्रांच को बंद नहीं करती बल्कि अपने एक लोकल सुपरवाइजर जो कि गवर्नर है, उसके थ्रू ब्रांच का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। वाह, ये कंपैरिजन राज्य और केंद्र के इस रिलेशन को एकदम परफेक्टली क्लियर कर देता है। पर यहाँ ना, संवैधानिक तंत्र की विफलता को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रूलिंग पार्टी ने कोई बाई इलेक्शन हार दिया या उनकी किसी छोटी पॉलिसी पर डिस्प्यूट हो गया। तो इसका एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड क्या होता है? इसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई है। जैसे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स कर गया हो, या इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में ही ना हो, या स्टेट गवर्नमेंट ओपनली संविधान के रूल्स मानने से इनकार कर दे, तभी केंद्र इंटरफेयर करता है। और इसके रूल्स नेशनल इमरजेंसी से थोड़े अलग भी है ना। इसको पास कराने के लिए 60 डेज का टाइम मिलता है, जबकि नेशनल वाले में सिर्फ 30 डेज थे। हाँ, और लोकसभा डिसॉल्व होने वाली वो जो कंडीशन थी, वो यहाँ भी सेम लगती है, पर दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी मैक्स टाइम लिमिट का है। राइट, नेशनल इमरजेंसी तो 6-6 महीने करके इंडेफिनिटली बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन सिर्फ मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है, वो भी हर 6 महीने में पास करा के। ऐसा क्यों? लॉजिक बहुत सिंपल है। जब बाहर से हमला होता है तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वॉर 1 साल में खत्म हो जाएगी? एक्सटर्नल चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए वहां टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, वॉर कब तक चलेगी किसी को नहीं पता। लेकिन स्टेट के अंदर का मैटर, वो तो टोटली आंतरिक प्रशासनिक इशू है। वहां पीस लाना, नए इलेक्शंस कराना, ये 3 साल के अंदर सॉल्व होना ही चाहिए। आप किसी एक स्टेट में डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए हॉस्टेज थोड़ी बना सकते हैं। बहुत सही पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन को 3 साल में आकर वहां चुनाव कराने ही पड़ते हैं। और अगर इसके हिस्ट्री के ट्रिविया की बात करें तो ये पहली बार 1951 में पंजाब में लगा था, जिसको तब पेप्सू कहते थे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पर सबसे इंटरेस्टिंग फिगर यूपी का है। उत्तर प्रदेश, वहां तो बहुत बार लग चुका है। 10 बार, सबसे ज्यादा बार यूपी में ही लगा है। मतलब 10 बार हेड ऑफिस को उस ब्रांच का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ा। ये स्टैटिस्टिक्स अपने आप में हैरान करने वाले हैं। ये फिगर्स एक्चुअली हमारे देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री की इनस्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, खासतौर से कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर। जब पार्टीज मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाती थी तो सेंटर को प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ता था। सही कहा। चलिए, वॉर, रिबेलियन और स्टेट्स की इंटरनल पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा इमरजेंसी प्रोविजन भी है, एक ऐसा संकट जो न तो बॉर्डर्स पर आता है न ही असेंबली में, बल्कि देश की तिजोरी पर आता है।
आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, ये बिल्कुल एक अलग डायमेंशन है जो पूरी तरह इकोनॉमी पर फोकस करता है। इसका ग्राउंड होता है जब भारत की फाइनेंशियल क्रेडिट या उसकी करेंसी पर कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया हो, देश दिवालिया होने की कगार पर हो। इसे भी 2 महीने के अंदर संसद से पास कराना होता है। इसके इफेक्ट तो बहुत ड्रास्टिक होते हैं। बिल्कुल, केंद्र सरकार राज्यों के बजट को कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से लेकर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी और अलाउंसेस कट किए जा सकते हैं। पर पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? भारत के इतने दशकों के इतिहास में आज तक ये एक बार भी यूज नहीं हुआ है। 0 टाइम्स। मैं 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सोच रही थी। हाँ, वो हमारे इतिहास का सबसे बुरा फेज था। वही तो, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ कुछ हफ्तों का बचा था। सोना गिरवी रखना पड़ा था लंदन में। देश सच में डिफॉल्ट करने वाला था। फिर भी सरकार ने आर्टिकल 360 का यूज नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या सरकार इसे यूज करने से डरती है या कंडीशंस उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी? देखिए, अगर मैं टेक्निकली से एनालाइज करूं तो वित्तीय आपातकाल अनाउंस करने का सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया और ग्लोबल मार्केट में ऐलान कर देना कि हमारी इकोनॉमी टूट चुकी है, हम कंगाल हो चुके हैं। ओह, तो इसका ग्लोबल रिएक्शन बहुत नेगेटिव होगा। बहुत ज्यादा। जैसे ही ऑफिशियली ये अनाउंस होगा, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग क्रैश हो जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक में अपना पैसा निकाल लेंगे, नया इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, IMF वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा सिक्योरिटी अलार्म है जिसकी आवाज इतनी डरावनी है कि लोग मदद करने के बजाय और दूर भागने लगेंगे। पैनिक फैल जाएगा। एग्जैक्टली। सिस्टम बचने के बजाय और डीप क्राइसिस में चला जाएगा। इसीलिए कोई भी सरकार इस ऑफिशियल स्टैंप को लगाने से हमेशा बचना चाहती है। शायद 1991 जैसी बुरी हालत क्यों ना हो, उन्होंने रिफॉर्म्स किए पर इमरजेंसी नहीं लगाई। पर यहाँ हमें संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने इसका इंतजार नहीं किया कि जब इकोनॉमी डूबेगी तब कानून बनाएंगे। उन्होंने सब कुछ प्रिडिक्ट करके एक सेफ्टी नेट ऑलरेडी बना दिया था। सही बात है, वो हर पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर थे। तो आज के इस पूरे डीप ड्राइव को अगर हम सम अप करें तो ये बात क्लियर हो जाती है कि भारत का संविधान सिर्फ अच्छे दिनों का, शांति का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये क्राइसिस के टाइम एक सर्वाइवल मैनुअल की तरह काम करता है। बिल्कुल। आर्टिकल 352 से एक्सटर्नल और मेजर इंटरनल थ्रेट से बचाता है। आर्टिकल 356 से स्टेट्स को डिसिप्लिन में रखता है और 360 इकोनॉमी के लिए बैकअप देता है। और इस पूरे मैनुअल में सबसे अच्छी बात यह है कि पावर कभी एक इंसान को नहीं मिलती। हर कदम पर पार्लियामेंट का अप्रूवल कंपलसरी है। डेमोक्रेसी की फीलिंग बरकरार रहती है। और दोस्तों, ये जानना सिर्फ किताब पढ़ने के बराबर नहीं है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी हमारे सबसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली हिट करती है। हाँ, एक आम नागरिक के तौर पर आपकी आज़ादी की क्या लिमिट है और सरकार की पावर कहाँ तक जा सकती है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने शुरुआत में स्मार्टफोन के सेफ मोड की उपमा दी थी। हमने देखा कि इमरजेंसी प्रोविजंस सिस्टम को एक्सटर्नल वायरस से बचाने के लिए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रोवोकिंग थॉट है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? सोचिए, क्या होगा अगर ये सेफ मोड किसी गलत हाथ में चला जाए? क्या ये पॉसिबल है कि जो टूल सिस्टम को बचाने के लिए बनाया गया था वो खुद संविधान के लिए सबसे बड़ा वायरस बन जाए? और जब सिस्टम को बचाने वाला टूल ही सिस्टम को हाईजैक कर ले तो सेफ मोड से बाहर निकलने का रास्ता कौन तय करेगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। इस गहरे सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। इन आर्टिकल्स को और डिटेल में जरूर पढ़िएगा। एक नए टॉपिक और विश्लेषण के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।